आज़ादी की कहानी में हम लोग आते हैं 5वां चैप्टर पर। ठीक है, तो ये 5वां चैप्टर का नाम है नई चेतनाओं का उदय। नई चेतनाओं का उदय में हम लोग आइए पढ़ते हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत का जनजीवन अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार परंपरागत ढंग से चल रहा था। जैसा कि पहले बताया गया, विदेशी शासक आए भी तो वे भारतीय जनजीवन के साथ घुल मिल गए। इससे भारतीय चेतना में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन अंग्रेजों की संस्कृति एक अलग महाद्वीप की संस्कृति थी, जिसका तालमेल एशिया में स्थित भारत की संस्कृति के साथ नहीं बैठता था। ठीक है, जब तक अंग्रेजी व्यापारी के रूप में रहे, तब तक उनका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इतना अवश्य था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण भारतीय जन चेतना एक करवट जरूर लेने लगी थी, लेकिन इसका प्रभाव मूलतः दूर दराज के क्षेत्रों में ज़्यादा था। लेकिन 18वीं शताब्दी तक जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर लिया, तब उन्होंने हमारे यहाँ की व्यवस्था को अपने अनुकूल बदलने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किए। भारत में रहने वाले यूरोपियों की जीवन पद्धति अलग थी। यूरोपीय साहित्य कला भी भारत पहुँची। बहुत से भारतीय अध्ययन के लिए यूरोपीय देश गए। इस प्रकार 19वीं सदी के दौरान आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और चिंतन का इस प्रकार प्रसार हुआ कि अनेक भारतीयों ने लोकतांत्रिक दृष्टि, तर्कसम्मत ज्ञान, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीयता जैसे नए विचारों को ग्रहण किया। उनके ये विचार सभाओं के द्वारा तथा प्रेस के द्वारा जन जन तक पहुंचने लगे। उनके ये विचार कैसे पहुंचने लगे? उनके ये विचार सभाओं के द्वारा तथा प्रेस के द्वारा जन जन तक पहुंचने लगे। स्वयं भारत यह महसूस करने लगा कि यदि उसे औपनिवेशिक शासन से मुक्त होना है, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय चेतना का विकास करना जरूरी होगी। इसके लिए जरूरी है कि धार्मिक दृष्टिकोण में सुधार लाया जाए, लोगों को तर्कपूर्ण बनाया जाए तथा देश में एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत की जाए। चूँकि उस समय तक भारत मूलतः धर्मप्राण राष्ट्र ही था, इसलिए धार्मिक सुधार की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। यह बात अलग है कि इस धार्मिक सुधार में ही सामाजिक सुधार के बीज निहित थे। यह नोट करने वाला पॉइंट है क्या कि उन्होंने ये सब धार्मिक दृष्टिकोण में सुधार लाने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग की परंपरा ऐसी थी कि धार्मिक सुधार लाया गया, उसी में सामाजिक सुधार के बीज निहित थे। ठीक है, जब देश में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की लहर शांत हुई, तब स्वाभाविक रूप से सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति व्यापक बनी। सामाजिक सुधार की इस प्रक्रिया को भारतीय इतिहास में आधुनिक नवजागरण या आधुनिक पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। धार्मिक सुधार। पाश्चात्य विचारों से प्रेरित विकासशील भारतीयों ने सबसे पहले परंपरागत धर्म को अधिक मानवीय एवं तर्कपूर्ण बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने उस समय प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को आधुनिकता के साँचे में इस तरह ढालने का प्रयास किया ताकि उनके विरुद्ध कोई तीव्र प्रतिक्रिया भी न हो और धर्म लोगों की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल भी बन सके। तो यहाँ से आते हैं अगला में ब्रह्म समाज। ठीक है, बंगाल के राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, ये कहाँ के थे? बंगाल के। इन्हें भारतीय आधुनिक का महान समाज सुधारक कहा जा सकता है। राजा राम मोहन राय भारतीय और पाश्चात्य विचारों का एक समान प्रभाव था। ये भारतीय और पाश्चात्य दोनों विचारों का समान प्रभाव था ये। ठीक है, उन्होंने अनेक भाषाएं सीखी और विभिन्न साहित्यों का अध्ययन किया। इन सब के प्रभाव के कारण राजा राम मोहन राय प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले चिंतक बन गए थे। उनका यह चिंतन भारतीयों की निरर्थक परंपराओं के विरोध में तथा पश्चिमी देशों की उपयोगी परंपराओं के पक्ष में था। आपने इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 1829 में एक धार्मिक संस्था का गठन किया जिसका नाम ब्रह्म सभा था। इसे ही बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। 1829 में क्या? ब्रह्म सभा का गठन किया जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, इस समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करके उसे तर्क पर आधारित करना था। साथ ही वे एकेश्वरवाद की भी शिक्षा देना चाहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही होता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर राजा राम मोहन राय पे कुछ लिखने को आ जाए तो ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही वे एकेश्वरवाद की भी शिक्षा देना चाहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही होता है। राजा राम मोहन राय को अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता उस समय मिली जब वे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने में सफल हुए। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने जनमत तैयार किया, लोगों को समझाया बुझाया तथा मजबूत तर्क दिए। इसी के साथ उन्होंने इस दृष्टिकोण को भी बदलने का प्रयास किया कि हिंदू महिलाएं बुद्धि की दृष्टि से निम्न कोटि की होती है। उन्होंने बहुविवाह की भी आलोचना की। राजा राम मोहन राय शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, उनका मानना था कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है, लेकिन वे भारतीय शिक्षा के विरोधी नहीं थे। उन्होंने सन 1817 में कलकत्ता में जहां अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी, वहीं 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। शुरू में ब्रह्म समाज कुछ विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन बाद में जब इस संस्थान में रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर शामिल हुए, तब उन्होंने इसमें नई जान डाल दी। देवेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवाओं के फिर से विवाह करने तथा नारी शिक्षा का समर्थन किया। बहुविवाह के विरोध में होने वाले आंदोलन का पक्ष लिया। ठीक है, बहुविवाह के विरोध में होने वाले आंदोलनों का पक्ष लिया। ब्रह्म समाज की परंपरा को सन 1866 में केशव चंद्र सेन ने और सुदृढ़ किया। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा की बात की और भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि पाश्चात्य चिंतन व्यर्थ नहीं है और उनके जो अच्छे गुण हैं उनको हिंदू समाज में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था तथा मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया।
ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा तथा बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाए। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। हालांकि ब्रह्म समाज का असर मूल रूप से बंगाल तथा थोड़े बहुत अर्थों में देश के अन्य भागों के पढ़े लिखे लोगों तक ही रहा, लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि समाज सुधार के क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाने का काम किया। इनके राजा राम मोहन राय के बारे में एक एनसीईआरटी में दिया गया था लाइन कि उनका आइडिया ये होता था कि अगर किसी चीज़ को काटना है, किसी तर्क को काटना है, तो वे गीता या भागवत के कोई भी पुराण से श्लोक निकालते थे वैसा, जो उस पे सटीक बैठे, ताकि उसका कोई विरोध भी ना कर सके और उनका बात भी अच्छे से सुदृढ़ हो सके। तो ये आइडिया अच्छा लगा था। आगे आते हैं आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इस संगठन का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारत रहा। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। ठीक है, उनका मानना था कि वेदों की परंपरा अत्यंत प्रगतिशील और तर्कवादी परंपरा थी, लेकिन स्वार्थी पांडे पुरोहितों ने बाद में पुराण आदि लिखकर वेदों की मूल भावना को दूषित कर दिया। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद तथा जाति प्रथा आदि का जबरदस्त विरोध किया। इस संस्था से जुड़े लाला हंसराज ने पाश्चात्य पद्धति के अनुसार शिक्षा देने के लिए देश में डीएवी स्कूलों की श्रृंखला प्रारंभ की। डीएवी का फुल फॉर्म क्या होता था? दयानंद आर्यवैदिक स्कूल। ठीक है, स्वामी स्कूलों की श्रृंखला प्रारंभ की। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना की। धीरे धीरे आर्य समाजियों को समाज में प्रगतिशील व्यक्ति माना जाने लगा। इन्होंने नारियों की दशा सुधारने तथा उनके बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का सबसे बड़ा काम किया। ये सामाजिक समानता के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने अस्पृश्यता और जाति प्रथा का विरोध किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना मूल रूप से अमेरिका में हुई थी, लेकिन बाद में इसकी संस्थापक मैडम एच.पी. ब्लावास्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट। ठीक है, कौन कौन था? मैडम एच.पी. ब्लावास्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट ने भारत में भी इसकी शुरुआत की। इसका मुख्यालय 1886 में मद्रास के निकट ओडेयार में बनाया गया। भारत में इसकी मुख्य कर्ता धर्ता श्रीमती एनी बेसेंट थी। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म, जरथुस्ट्र धर्म और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करके उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया। इन्होंने बंधुत्व की शिक्षा दी। बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय भी इसी सोसाइटी को जाता है। ठीक है, आगे आते हैं रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से इस संस्था की स्थापना की थी। किन्होंने किए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से, ठीक है, इस संस्था का स्थापना किया था। इस मिशन ने रामकृष्ण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया कि ईश्वर एक है और मुक्ति प्राप्त करने के अनेक साधन है, और मुक्ति प्राप्त
करने के अनेक साधन हैं। वास्तव में मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। वास्तव में मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, क्योंकि मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है। ये मस्त लाइन बोल दिया। अगर ये लाइन लिख दिए तो फिर कोई काट नहीं सकता। ठीक है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के समर्थक थे। उन्होंने वेदांत को तर्कवादी और प्रगतिशील घोषित किया। उन्होंने कर्म करने पर विशेष जोर दिया और भारतीय समाज के पतन के लिए अंधविश्वासों, कर्मकांडों तथा जड़ता को दोषी ठहराया। इन्होंने अस्पृश्यता, जाति प्रथा और कर्मकांडों की जोरदार निंदा की और लोगों से कहा कि वे स्वतंत्रता और समानता की भावना अपने अंदर लाए। ठीक है। प्रार्थना समाज में आते हैं। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार की शुरुआत परमहंस मंडली ने की। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार की शुरुआत परमहंस मंडली ने की। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था। हिंदुओं के धार्मिक चिंतन और प्रथाओं में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया तथा पुरोहितवाद का विरोध किया। प्रसिद्ध विद्वान आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानडे इस समाज के दो प्रमुख नेता हुए। वस्तुतः ऊपर जिन सुधारक संस्थाओं की चर्चा की गई, उनका कार्यक्षेत्र मूलतः हिंदू वर्ग तक ही सीमित था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये ज़्यादा विकसित क्यों नहीं हो। तो वस्तुतः ऊपर जिन सुधारक संस्थाओं की चर्चा की गई, उनका कार्यक्षेत्र मूलतः हिंदू वर्ग तक ही सीमित था। यह बात नहीं है कि उस समय हिंदू समाज की परंपरा ऐसी थी जिनमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता थी। सच तो यह था कि उस समय का समस्त भारतीय समाज, जिसमें मुस्लिम, सिख और पारसी भी शामिल थे, मध्यकालीन जीवन मूल्यों से संचालित हो रहा था। जबकि दूसरी ओर फ्रांस की क्रांति के बाद विश्व में, विशेषकर यूरोपीय देशों में, जीवन के प्रति एक नया चिंतन तेजी से फैल रहा था। इस नए चिंतन के मूल तत्व थे मानववाद, तर्कवाद तथा स्वतंत्रता और समानता। क्या थे मूल तत्व? मानववाद, मानवतावाद, तर्कवाद और स्वतंत्रता और समानता। ठीक है। निश्चित रूप से भारत में यूरोपीय के प्रवेश के साथ साथ इन चिंतनों ने भी प्रवेश किया और जब इनकी कसौटी पर भारतीय समाज के जीवन मूल्यों को कसा गया तो उन्हें दकियानूसी और पिछड़ा हुआ पाया। इस बात का अनुभव केवल यूरोपीय लोगों ने ही नहीं बल्कि स्वयं भारत के पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों ने भी किया। इसलिए उन्होंने अपने अपने स्तर पर भारतीय समाज में जागृति लाने के प्रयास किए। मुस्लिमों में धार्मिक सुधार। तो मुस्लिमों में धार्मिक सुधार क्या है? तो आइए पढ़ते हैं मुस्लिमों में धार्मिक सुधार। मुस्लिमों की प्रवृत्ति अपने आप को पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से अलग रखने की थी, इसलिए उनके बीच सुधार के तत्व देर से प्रकट हुए। जैसा कि बताया जा चुका है कि सन 1857 के आंदोलन के बाद मुस्लिम समाज ने भी स्वयं को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत महसूस की। सन 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना से इसकी शुरुआत हुई। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, आगे आते हैं। तो सैयद अहमद खान इस तरह के प्रयास करने वालों में प्रथम एवं अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति रहे थे। कौन था?
सैयद अहमद खान, ठीक है। वे आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुरान की कोई भी बात जो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरती हो या विज्ञान और प्रगति से जिसका तालमेल न बैठता हो, गलत है। डायरेक्ट बोल दिया था क्या कि वे आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुरान की कोई भी बात जो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरती हो या कि विज्ञान और प्रकृति से जिसका तालमेल न बैठता हो, गलत है, ठीक है। वे जीवन भर परंपराओं के आधुनिकीकरण के लिए और गलत रीति रिवाजों व अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने अनेक स्कूलों की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की का श्रेय जनाब सर सैयद अहमद खान को ही है, ठीक है। क्या हुआ कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का श्रेय जनाब सैयद अहमद खान को ही है। बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। उसका पुराना नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। संस्थापक सर सैयद अहमद खान और उसका वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। शायर मोहम्मद इकबाल ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी के मुसलमानों पर गहरा असर डाला। उन्होंने कर्म पर जोर दिया तथा लोगों से प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। मोहम्मद इकबाल ने कर्मकांड, संन्यास और परलोकवाद की आलोचना की। इन सब के कारण मुस्लिमों की चेतना में एक और हलचल पैदा हुई और उन्होंने अपनी परंपराओं तथा रीति रिवाजों के बारे में आलोचनात्मक ढंग से सोचना शुरू किया। धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का योगदान। अब इतना सारा रामायण कह दिए, उसका योगदान क्या हुआ वो पढ़ते हैं। सामान्य रूप से देखने पर यह लगता है कि इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की स्वतंत्रता आंदोलन में भला क्या भूमिका हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि उतना जो पढ़े हैं उसकी क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह बात कही जा सकती है कि इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के बिना शायद स्वतंत्रता आंदोलन संभव नहीं हो पाता। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया कि बिना धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के स्वतंत्रता मिलना मुश्किल था, इस कथन का परीक्षण कीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक काम देगा, ठीक है। इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण हैं। पहली बात तो यह कि इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने पहली बार भारतीय समाज की चेतना को झिंझोड़ने का काम किया, उसे पिछड़ेपन से उबारने की शुरुआत की। उन्होंने उसके सामने मानवतावादी जीवन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस सब के कारण भारतीय जनमानस में एक नई चेतना पैदा हुई। अपनी वर्तमान स्थितियों के प्रति एक असंतोष पैदा हुआ और वे एक नए सामाजिक स्वरूप का स्वप्न देखने लगे। दूसरी बात यह है कि इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच को कम करके सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथाओं का विरोध करके उन्होंने हिंदू समाज के बीच भेदभाव की दीवार को कमजोर किया। इससे हिंदू समाज में एकता स्थापित हुई। अब तक तिरस्कृत एवं पददलित रहे लोगों के मन में आत्मविश्वास का भाव आया और उन्होंने पहली बार अपने संबंधों को बेहतर समाज के साथ जोड़कर देखा। यही स्थिति नारियों के साथ हुई। नारियों को सामाजिक सम्मान मिलने से वे भी स्वयं को समाज का एक सक्रिय व महत्वपूर्ण अंग समझने लगे।
उसमें आत्मविश्वास पैदा हुई। हम देखते हैं कि 20वीं सदी में जब स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तब भारतीय महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। जाहिर है कि यदि भारतीय समाज अपनी मध्यकालीन परंपराओं के खुमार में ही सोया रहता तो स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय नारियों का सहयोग नहीं मिल सकता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में पूरे तीसरी महत्वपूर्ण बात रही कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पूरे देश में हुए। चूँकि इन भिन्न-भिन्न आंदोलनों के उद्देश्य का कमोबेश एक ही रहते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि एक ही आंदोलन पूरे देश में व्याप्त थी। इसके कारण पूरे देश एकजुट हो सकता था। यह कहना गलत होगा कि पूरे देश को राष्ट्रीयता के स्तर पर एक करने में इन सुधारवादी आंदोलनों की ऐतिहासिक भूमिका नहीं रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर में क्या है वो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, 5-6 पेज का, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।